आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 में हमारा टॉपिक एंटी कन्वल्सेंट्स। क्या होता है एंटी कन्वल्सेंट्स या फिर एंटी एपिलेप्टिक्स। एपिलेप्टिक्स का मतलब एपिलेप्सी। एपिलेप्सी कहाँ से आया हमारे पास? ग्रीक वर्ड है जो क्या होता है एपिलेम्बेन से, एपिलेम्बेनियन, जिसका मतलब क्या होता है टू सीज, मतलब कि दौरे आना। जब सीजर्स आते हैं, दौरे आते हैं, तो क्या होता है हमारे पास एपिलेप्सी होती है। वो क्या होती है एपिलेप्सी। तो जो एंटी फिर उनको जो ठीक करने के लिए हम ड्रग्स देते हैं वो होते हैं हमारे पास एंटी कन्वल्सेंट्स ड्रग्स, जो हम एपिलेप्सी को ठीक करने के लिए ड्रग्स देते हैं। तो जो हमारे पास एपिलेम्बेनियन जो सीज के दौरान क्या होता है वो एक एबनॉर्मल कंडीशंस बन जाती है। एबनॉर्मल कंडीशंस बन जाती है तो उसके लिए क्या हम एक्सेसिव ईईजी जो करते हैं हम वो किसको डिटेक्ट करने के लिए कि सीजर्स किस वजह से आ रहा है, क्या क्या दिक्कत हो रही है, तो हम उसके लिए ईईजी करवाते हैं। तो क्या होता है उसमें डिस्चार्ज होता है और उसके बाद हमारी क्या कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, यानी कि डिस्टर्बेंस हो जाती है हमारी कॉन्शियसनेस। कैसे होता है? जैसे कि हमारे मान लेते हैं कि एक कोई सेल है, सेल्स में क्या काम करते हैं, नर्व सेल्स जो भी होती हैं, तो उनके अंदर क्या होता है सोडियम चैनल्स। तो जब सोडियम चैनल्स होते हैं वो अपना काम करते हैं, बट जब सोडियम चैनल ज्यादा खुल जाते हैं, जब वो ज्यादा ओपन हो जाते हैं, तो क्या होता है उनमें से सोडियम ज्यादा पास करने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी डीपोलराइजेशन हो जाती है। और या फिर हम कह सकते हैं कि उसके बाद सिग्नल ट्रांसडक्शन है, जो सिग्नल ट्रांसमिशन है वो बंद हो जाता है, वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से हमें क्या है कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। तो ये कैसे करता है, मतलब कि कुछ अगर सोडियम चैनल्स है जो हमारे वो ज्यादा खुल जाए तो उसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे कॉन्शियसनेस खत्म हो रही है, हम लॉस कर रहे हैं हमारी कॉन्शियसनेस को, जिसकी वजह से हमें सीजर्स आ रहे हैं। अगर वो सीजर्स ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं एपिलेप्टिक्स। तो क्या एपिलेप्टिक्स मतलब क्या होते हैं, जो जैसे मिर्गी आती है तो वो क्या होते हैं वो दौरे पड़ना ही क्या होता है हमारे पास कन्वल्सेंट्स हो जाती है, उसके बाद एपिलेप्टिक्स हो जाते हैं। तो उनको ठीक करने के लिए हम ड्रग्स जो यूज करते हैं वो होते हैं हमारे पास एंटी कन्वल्सेंट्स ड्रग्स और एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग्स। उसके बाद सीजर्स क्या होते हैं, जैसे कोई सडन ही क्या हो रहा है, सीजर्स कैसे भी हो सकते हैं, एकदम से भी आ सकते हैं, ओकेजनली भी आ सकते हैं, कि कुछ टाइम के बाद रैपिड आ सकते हैं, जल्दी जल्दी आ सकते हैं, बहुत ज्यादा हो सकते हैं, एक्सेसिव हो सकते हैं। तो इस तरह से क्या होते हैं सीजर्स कैसे भी आ सकते हैं। तो उसका क्या क्या इफेक्ट करता है, वो ग्रे मैटर के अंदर ओरिजिनेट करते हैं और फिर स्प्रेड कर जाते हैं हमारे ऑल सीएनएस के अंदर। ग्रे मैटर के अंदर ओरिजिनेट करते हैं एंड फिर वो स्प्रेड हो जाते हैं ऑल सीएनएस। वो हमारे एएनएस पे ज्यादा अफेक्ट नहीं करते, हमारे सीएनएस पे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। जो कन्वल्सेंट्स होते हैं, जो एपिलेप्टिक्स होते हैं, वो सीएनएस पे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, किस किस कंडीशंस में ऐसा हो सकता है, जैसे कि कोई ये हेरिडिटी प्रॉब्लम भी हो सकती है, हेरिडिटी फैक्टर की वजह से हो, या फिर हाई टेम्परेचर की वजह से सीजर्स आ सकते हैं। ये कंडीशंस है, कुछ हेरिडिटी की वजह से हो सकता है, हाई टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, कोई एक्यूट इलनेस हो रही हो जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, तो क्या होता है इसकी वजह से क्या हो सकते हैं सीजर्स आ सकते हैं। या फिर कोई टॉक्सिक या फिर ऐसा कुछ हो कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो रहा तो उनकी वजह से भी क्या सीजर्स हमें आ सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि ये कैसे वर्क करते हैं, जैसे हमारे पास होता है गामा अमीनोबुटायरिक एसिड। जो कंसेंट्रेशन होती है गामा अमीनोबुटायरिक एसिड की ब्रेन के अंदर वो बिलो चली जाती है, वो नीचे चली जाती है, डाउन हो जाती है एक सर्टेन लेवल के बाद। कंसेंट्रेशन ऑफ गामा अमीनोबुटायरिक एसिड यानी कि जो हमारे पास होता है गाबा, जिसको हम गाबा बोलते हैं। गाबा क्या होता है हमारे पास गामा अमीनोबुटायरिक एसिड, गामा अमीनोबुटायरिक एसिड। तो इसकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाती है डाउन चली जाती है, अपने सर्टेन लेवल से क्या हो जाती है वो नीचे चली जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है इफेक्ट जो गाबा का इफेक्ट होता है वो ब्लॉक हो जाता है, इफेक्ट ऑफ गाबा इज ब्लॉक्ड। तो ये दोनों कंडीशन आती है हमारे जब कन्वल्सेंट्स आते हैं तब होता है ये क्या होता है कंसेंट्रेशन गामा अमीनोबुटायरिक एसिड की डाउन चली जाती है और जो इफेक्ट होता है गाबा का वो ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद हमारे पास होते हैं एंटी कन्वल्सेंट्स आगे टू टाइप्स के। फर्स्ट सीजर्स कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास होता है जनरलाइज्ड सीजर और सेकंड हमारे पास पार्शियल सीजर्स।
स्ट्रिक्ट मल सीजर्स हो गए, वो होते हैं हमारे पास जनरलाइज्ड सीजर, ग्रैंड मल सीजर्स, ये होते हैं हमारे पास जनरलाइज्ड सीजर। पार्शियल सीजर्स होते हैं जो जैक्सोनियन डिसऑर्डर्स के अंदर जो हमारे पास सीजर्स आते हैं वो होते हैं पार्शियल सीजर्स। तो उसके बाद हमने इन सबको ट्रीट करने के लिए ड्रग्स बनाई। वो ड्रग्स क्या करती है फिर, मतलब उनको हम बोलेंगे एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। जब ड्रग्स के कन्वल्सेंट को अपोज करने के लिए जो ड्रग्स बनाई है वो होती है एंटी कन्वल्सेंट, जो कन्वल्सेंट्स को, एपिलेप्सी को रोक के उनको हम बोलते हैं एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स। उसके बाद हमने क्या किया, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स को आगे क्लासिफाई किया उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से। तो पहले हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कैसे, मतलब ये हमारे पास क्लासिफाई किया हुआ है बट इनका स्ट्रक्चर है एक कॉमन, वो मैं बता देती हूँ कैसा होता है। ये है एक कॉमन स्ट्रक्चर जो सारे एंटी कन्वल्सेंट्स के अंदर आता है। अब देखो किस किस के अंदर, कौन सी क्लास के अंदर क्या वो प्रेजेंट होता है। जो R1 और R2 है वो तो सबके अंदर सेम होता है। R1 और R2 जो अल्काइल ग्रुप अटैच है वो कुछ भी हो सकता है, मतलब जो सबके अंदर वो सेम ही होगा। वो सेम कैसे, ये कुछ बल्कि ग्रुप टाइप से लगे होते हैं तो हम इसको सीधा R1 और R2 लिखते हैं, बट R3 की पोजीशन हर कंपाउंड के अंदर, हर क्लास के अंदर डिफरेंट होगी। तो R3 क्या होता है, जैसे फर्स्ट क्लास आती है बार्बिटूरेट्स। बार्बिटूरेट्स भी हम किसमें यूज करते हैं, एंटी कन्वल्सेंट्स के तौर पे। उसमें आता है अगर R3 की पोजीशन पे लगा हो COMH अमाइड जो हम बोलते हैं, अगर ऐसा मिडल ग्रुप लगाओ तो उसको हम बोलेंगे बार्बिटूरेट्स प्रेजेंट है, वो है बार्बिटूरेट्स। और उसके अंदर हमारे एग्जांपल आते हैं फिनोबार्बिटोन एंड मेफोबार्बिटोन। तो फिनोबार्बिटोन और मेफोबार्बिटोन क्या है, हमारे बार्बिटूरेट्स का एग्जांपल है। देन आता है हमारे पास हाइडेंटोइन। हाइडेंटोइन में अगर ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है, R3 की पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, RBF2 पोजीशन पे अटैच है, तो वो होता है हमारे पास हाइडेंटोइन क्लास। हाइडेंटोइन क्लास के अंदर हमारे पास आते हैं फिनाइटोइन, मिथोटोइन एंड इथोटोइन। तो ये तीन एग्जांपल्स हो गए हमारे पास हाइडेंटोइन के। फिर थर्ड क्लास आती है सक्सिनिमाइड की। अब सक्सिनिमाइड में हमारे पास अगर सिंपल प्रेजेंट है अल्काइल ग्रुप या फिर मतलब ये क्या प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है और वो आगे 2 कार्बन से अटैच होते हैं। ये जो दो बॉन्ड दिखा रखे हैं तो ये आगे अटैच होते हैं इनके साथ, इन कार्बन के साथ। इसमें क्या क्लास आएगी, इथोसक्सिमाइड एंड फिनसक्सिमाइड। इथोसक्सिमाइड और फिनसक्सिमाइड क्लास है हमारे पास सक्सिनिमाइड के, यानी कि ये क्या है, सक्सिनिमाइड का डेरिवेटिव्स है। देन हमारे पास आता है ऑक्साजोलेडिन 2,4-डायोन्स। ऑक्साजोलेडिन 2,4-डायोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है हमारे पास एक ऑक्सीजन। क्यों कह रहे हैं हम 2,4-डायोन्स था, तो हम क्या क्यों कह रहे हैं 2,4-डायोन्स, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन जो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे है। एंड देन यहाँ पे प्रेजेंट होगा एक और ऑक्सीजन जो क्या शो करेगा, ये ऑक्साजोलेडिन की है। तो एक सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पे और वो दो आगे कार्बन से अटैच है, तो उसके हम एग्जांपल्स है ट्राइमेथाडायोन एंड पैरामेथाडायोन। और ये तो थे हमारे जो सिलेबस के अंदर क्लास आती है। इसके अलावा भी और भी क्लासेस होती हैं, तो हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इतनी क्लास हम पढ़ेंगे। देन आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में जो डाइबेंजोपाइन डेरिवेटिव्स होते हैं, डाइबेंजोपाइन डेरिवेटिव्स में हमारे पास एग्जांपल आता है कार्बामेज़पाइन एंड हेक्साहाइड्रोपिरिमिडिन 4,6-डायोन के अंदर हमारा एग्जांपल है पिरिमिडोन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे हमारे पास फिनोबार्बिटोन। हमारे फर्स्ट ड्रग इज फिनोबार्बिटोन। जो फिनोबार्बिटोन है वो हमने वो हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स के अंदर भी आता है। तो हम फिनबार्बिटोन कैसा होता है, फिनबार्बिटोन जो है हमारे पास बार्बिटूरेट्स है, डेरिवेटिव है बार्बिटूरिक एसिड का, डेरिवेटिव ऑफ बार्बिटूरिक एसिड, डेरिवेटिव है बार्बिटूरिक एसिड का। और इसको हम बोल सकते हैं क्या है, ये हेक्साहाइड्रोपिरिमिडिन 2,4,6-ट्राइऑन, हेक्साहाइड्रोपिरिमिडिन 2,4,6-ट्राइऑन, ये इसका डेरिवेटिव है। देन इसके अंदर क्या होता है,
और एक प्रेजेंट होता है फिनाइल ग्रुप एट 5th पोजीशन। इथाइल एंड फिनाइल ग्रुप एट 5th पोजीशन। ये है इसकी केमिस्ट्री। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बना देते हैं, मेनली क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक लैक्टम और एक लैक्टिन प्रोटोमराइज करते हैं, लैक्टम एंड लैक्टिन। तो वो देखते हैं लैक्टम एंड लैक्टिन कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है फिनोबार्बिटोन का स्ट्रक्चर। ये है हमारे पास फिनबार्बिटोन का स्ट्रक्चर। अब जो फिनबार्बिटोन है वो किससे, मैंने बताया कि लैक्टम और लैक्टिन से मिलकर बना होता है। तो लैक्टम क्या होता है, अगर प्रेजेंट है, ये हमारे पास, ये तो है ही बार्बिटोनेट्स के अंदर, ये तो प्रेजेंट ही होता है। CONH जो हमारे पास अमाइड ग्रुप है वो प्रेजेंट है। ये तो होती है लैक्टम। और जब हाइड्रोजन टोटोमराइज कर जाता है तो ये बन जाता है लैक्टिन। टोटोमराइजेशन क्या होता है, शिफ्टिंग होती है हाइड्रोजन की, एक बार हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होता है, एक बार हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होता है। तो ये होती है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस। ये होता है हमारे पास लैक्टिन, यानी कि ये इसमें भी चेंज हो जाता है और इसमें भी चेंज, ये टोटोमराइज होता रहता है, कभी लैक्टम के अंदर कभी लैक्टिन के अंदर। तो ये होता है हमारे पास लैक्टम और लैक्टिन, ये क्या करते हैं, ऐसे कन्वर्ट करते रहते हैं। जो हमारे पास NH और CO है, यहाँ पे COH और NH बन जाता है डबल बॉन्ड के साथ। तो इसमें क्या होता है, इनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप है जो हमारे पास, वो डिसोसिएट कर जाता है। जो हमारे पास इनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो डिसोसिएट कर जाता है एसिडिक मीडियम के अंदर। जो हमारे पास एक्वस मीडियम प्रेजेंट है उसके अंदर क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। तो क्या फिर क्या करते हैं, प्रोटॉन को लिबरेट कर देते हैं। अगर एक्वस मीडियम प्रेजेंट है, इन एक्वस मीडियम क्या करता है, ये डिसोसिएट, फिर क्या कर देता है, लिबरेट कर देता है प्रोटॉन। एक प्रोटॉन लिबरेट कर देता है, एक्वस मीडियम के अंदर डिसोसिएट हो जाता है और प्रोटॉन को लिबरेट कर देते हैं, यानी कि ये वाला प्रोटॉन फिर बाहर निकल जाता है एक्वस मीडियम के अंदर। फिर ये क्या बन जाता है, वैसे तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का है। उसके बाद ये बन जाता है वीक एसिड, बट ये क्या करता है, सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है विद अल्कली हाइड्रोक्साइड। अल्कली हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्ट फॉर्मेशन विद अल्कली हाइड्रोक्साइड। अल्कली हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद हमारे पास एक बार और हम देख लेते हैं कि फिनाइटोन, जो हमारे पास फिनोबार्बिटोन है, फिनोबार्बिटोन सोडियम फिनबार्बिटोन की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। तो वो कैसे प्रेजेंट होता है, मैं इसका एक बार रिएक्शन बता देती हूँ। जैसे हमारे पास प्रेजेंट है एक लैक्टम फॉर्म, ये मैंने क्या बताया कि ये है लैक्टम फॉर्म। जब क्या प्रेजेंट है, CONH साथ प्रेजेंट है, तो ये होता है हमारे पास लैक्टम फॉर्म में। ये चेंज हो जाता है लैक्टिन के अंदर। कैसे चेंज होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है और एक डबल बॉन्ड अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे OH और ये डबल बॉन्ड। ये है हमारे पास लैक्टिन फॉर्म। ये आ गया हमारे पास लैक्टिन फॉर्म। फिर ये आगे अगर हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या फिर सोडियम के कंपाउंड के साथ ट्रीट करेंगे तो ये बना देगा फिनबार्बिटोन सोडियम। सोडियम साल्ट होता है जो फिनबार्बिटोन का। तो फिनबार्बिटोन सोडियम के अंदर कैसे चेंज होगा, ये N ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, एक सोडियम।
पास आता है कि इसकी क्या क्या होता है, फेनबारबिटोन एसिडिक नेचर का होता है, वीक एसिड होता है, बट साल्ट फॉर्मेशन करता है विद अल्कली हाइड्रोक्साइड के साथ। उसके बाद होता है लिपोफिलिक नेचर का होता है, पेनिट्रेट कर सकता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, कैन पेनिट्रेट द ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या लिख सकते हैं हम, हैज लिपोफिलिक नेचर and can penetrate blood brain barrier। ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट कर सकता है। उसके बाद क्या होता है इसके अंदर, हिप्नोटिक्स और सेडेटिव एक्टिविटी भी शो करता है सीएनएस डिप्रेसेंट के अंदर, एज ए सीएनएस डिप्रेसेंट में काम करता है एंड हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव एक्टिविटी शो करता है। उसके बाद ये लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्रेट्स है, सबसे ज्यादा एक्ट करता है फेनोबार्बिटोन। देन हमारे पास आते हैं फेनोबार्बिटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लिखेंगे कि इसकी स्टेट, ऑर्डर, कलर कैसा है, टेस्ट कैसा है एंड इसकी सॉल्युबिलिटी। देन आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कलर कैसा है इसका, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में, कलर एंड स्टेट व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। ऑर्डरलेस होता है एंड टेस्टलेस होता है। बिटर ऑर्डरलेस होता है बिटर इन टेस्ट, ऑर्डरलेस बिटर इन टेस्ट। देन आती है इसकी सोल्यूबिलिटी, स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर बट सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर। सोल्यूबिलिटी में लिखेंगे स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर ज्यादा सोल्यूबल होता है। देन आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने इसका क्या बनाया है, सोडियम साल्ट बनाया है। तो इसका जो सोडियम साल्ट है वो होता है हमारे पास व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, ऑर्डरलेस होता है, बिटर टेस्ट होता है एंड हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है और सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। उसके बाद हमारे पास आते हैं इसके स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। एयर के अंदर वैसे ये स्टेबल है बट क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है इसलिए इसको किसमें रखेंगे, एयर टाइट कंटेनर के अंदर। यूज किस में होते हैं, मैंने बताया कि हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स के तौर पे भी यूज होता है। तो एज अ सेडेटिव्स जो नर्वस इंसोमानिया हो रहा है या फिर डिस्मेनिया हो रहा है तो उसमें क्या यूज करते हैं हम, फेनोबार्बिटोन का यूज करते हैं। फिर हमारे पास आता है कि और इसको एज अ एंटीकन्वल्सेंट यूज किया जाता है, या फिर जो हमारे पास नियोनेटल जॉन्डिस होता है, जो बच्चों के अंदर जॉन्डिस हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए हम फेनोबार्बिटोन का यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में क्या होता है, बनते हैं इसके टैबलेट्स बनते हैं, कैप्सूल बनते हैं, एलिक्सियर्स बनते हैं एंड जो हमारे पास सोडियम फेनोबार्बिटोन की टैबलेट्स बनती हैं एंड सोडियम फेनोबार्बिटोन के इंजेक्शन बनते हैं। ब्रांड नेम किससे मिलता है हमें, गार्डेनर के नाम से, गेरोइन के नाम से, फिनाइटल और लुमिनल। गार्डेनर, गेरोइन, ल्यूमिनल, ये है इसके ब्रांड नेम्स। उसके बाद हमारे पास आता है
टेस्ट होता है, देन आती है इसकी सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी में लिखेंगे वाटर के अंदर स्लाइटली सोल्यूबल है बट सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर या फिर अल्कली हाइड्रोक्साइड के अंदर सॉल्यूशन और कार्बोनेट्स के सॉल्यूशंस के अंदर। अल्कली हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स के सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा सोल्यूबल है और वाटर के अंदर स्लाइटली सोल्यूबल है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इन एन एयर टाइट कंटेनर के अंदर। सोल्यूबिलिटी के बाद लिखेंगे हम स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। देन आ जाते हैं इनके यूजेस। यूजेस क्या क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग सेडेटिव के तौर पे यूज होता है, एज एन एंटी कन्वल्सेंट यूज होता है, एंटी एपिलेप्टिक्स पे यूज होता है, एंजाइटी के रिलीफ में फॉर रिलीफ ऑफ एंजाइटी के तौर पे यूज होता है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या होती है इसके? तो मिफोबार्बिटोन्स के हमारे पास बनते हैं टैबलेट्स। ब्रांड नेम्स क्या होता है? मेबारेल एंड प्रोमिनल। मेबारेल एंड प्रोमिनल ये है इसके ब्रांड नेम्स। डोसेज फॉर्म क्या बनाया मैंने? टैबलेट्स होती है, टैबलेट्स बनते हैं मिफोबार्बिटोन के। तो हमारे पास बार्बिट्रेट्स, यहाँ पे फिनोबार्बिटोन हमने कर लिया, मिफोबार्बिटोन कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिनाइटोन, मिथाइटोन एंड इथोटोन, इथोसक्सिमाइड, फिनसेक्सिमाइड, ये जितने भी बच गए हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।